रचनाकार मुक्तिबोध रचना एक साहित्यिक की डायरी प्रकाशन वर्ष 1964। पांचवा भाग सड़क को लेकर एक बातचीत। इंदौर में मेरे घर के पड़ोस में सेमल का एक ऐसा विशाल शतभुज वृक्ष था जिस पर हजारों कोएं बैठते रहते। सुबह आँख खुलते ही कौवों की विचित्र काँव काँव कानों में समा जाती। शाम को जब आसमान की लाली सवलाने लगती तो उनकी पुकार में एक अजीब उदास तेजी आ जाती। लगता कि मन के भीतर जो बहुत कुछ दबा है वह सम्मिश्र अस्पष्ट ओघड़ कर्कश शब्द स्वरों में बाहर एकदम निकलना चाहता है। इन दिनों मेरी हालत लगभग यही है। फ़र्क इतना है कि मैं कुछ भिन्न बात कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं कौवा नहीं हूँ। जो नहीं कहा गया है वह शाम को घर लौटते वक्त दिमाग की दीवारों से टकरा टकरा उठता है। विचारों में एक विचित्र प्रकार की उत्तेजना होती। इस उत्तेजना को यदि पी लिया जाए तो वह दिल की को तकलीफ देती है। मैंने लिख डालने की भी बहुतेरी कोशिश की, लेकिन जिंदाबाद इतनी शीघ्रतापूर्वक अपनी शाखा प्रशाखाएं विकसित कर जाती है, उन्हें फंसाती जाती है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके जिंदा विकास की गति के साथ साथ आकलनशील मन की गति बराबर बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता। यह मामूली अड़चन नहीं है, लेकिन इतने में मेरे एक मित्र आ ही गए। उन्होंने जो कुछ मैं हूँ उससे पिंड छुड़ाने का काम किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए, कुशल तो हैं? उन्होंने जवाब दिया, मेरी रचना वापस आ गई। मेरे माथे पर बल थे। मैंने चिंतित होकर पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कागज सामने रख दिया। संपादक महोदय ने कुछ पंक्तियां निकाल देने का आदेश दिया था। रचना बहुत अच्छी थी, वे खुद तारीफ कर गए थे। उन्होंने ही मांगी थी, इसलिए भेज दी गई। संपादक सज्जन साहित्य कला के एक नेता भी हैं। उनके बात में एक वजन है, वे गंभीर हैं, कला का मर्म समझते हैं। नवयुवकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नहीं, वरन सभी फसल की मौलिकता और सूझबूझ के कायल होने के कारण वे नई प्रवृत्तियों में रुचि बहुत अधिक लेते हैं। उनके विचार मुझे नहीं जमते, किंतु फिर भी वे मेरे लिए और मेरे मित्र के लिए आदरणीय हैं। यदि विचारों में मेरा उनसे मतभेद हो जाता तो वह निवेदनीय बात न होती, वह स्वाभाविक ही था। मैंने विषय बदल दिया है। मैंने जैसे मन जैसे कहीं अनावश्यक रूप से खुल रहा था। किंतु मेरे मित्र अजीब आदमी थे। एक अरसे से मैं ये सोच रहा था कि उन्हें डांट दूं। फिजूल मिलते रहने की उन्हें आदत थी। पहले पहले मुझे भान हुआ कि ये अच्छे आए, ज़रा शगल रहेगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी नई कविता की दुर्घटना बताई तो मैं उन पर ज़्यादा क्षुब्ध हुआ। यह सही है कि वे बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके साथ मर्ज़ यह है कि वे साहित्यिक दुनिया में रात दिन रहना चाहते हैं। मेरा स्वभाव या सिद्धांत या प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, मेरा ख्याल से जो शायद सही भी है, कि जो व्यक्ति साहित्यिक दुनिया से जितना दूर रहेगा उसमें अच्छा साहित्यिक बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। साहित्य के लिए साहित्य से निर्वासन आवश्यक है। वे सज्जन साहित्यिक दुनिया की सब खबरें मुझे बेमांगे दे जाया करते हैं। उनकी लंबी चौड़ी खतों किताबत है। उनके परिश्रम के प्रति सराहना का भाग भी मुझ में है, क्योंकि मैं वैसा नहीं कर सकता। ना मालूम कितनी ही वांछनीय और इष्ट बातें मुझसे नहीं हो पाती। मेरी बेरुखी का मज़ा लेते हुए वह मेरा यार बोला, वहाँ आपकी बड़ी तारीफ हो रही थी। मेरे मन में उससे कहा, कहाँ कहाँ, बोलो बोलो, जल्दी कह डालो। ज़बान ने उससे कहा, क्यों, क्या बात है? उसने गंभीरतापूर्वक जवाब दिया, नहीं, आपकी वह बात बहुत पसंद आई। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, सच? अपना भाव दबा डालने की मुझे आदत है, यह मेरी बौद्धिक संस्कृति है। इसकी दो विशेषताएं हैं, एक भीतर ही भीतर दूसरों की सूक्ष्म अवमानना करना, दूसरा हमेशा अविश्वास लेकर चलना, संशयात्मक बने रहना। दोनों बड़ी बातें बड़ी अच्छी हैं, वे मुझे दूसरों से अछूता छोड़ देती हैं, अप्रभावित, अलग और निस्संग। इससे बहुत सी सामाजिक तकलीफ़ें बच जाती, किंतु इसमें एक आत्मविरोध भी है। वह निस्संगता जल्दी ही खलने लगती है। मन चाहता है कि संगी साथी रहें, मन उनमें घुले मिले, आदान प्रदान हो, मस्ती रहे, नशा रहे। यह संन्यस्त जीवन किस काम का? अपने द्वारा तैयार की गई है निस्संगता दुधारी तलवार है। वह स्वयं पर चोट करती, किंतु मज़ा यह है कि सब कुछ जानने बूझने के बाद भी निस्संगता साथ रहती और उसे दूर करने की कोशिश भी।
अब आप समझ गए होंगे कि मैं अपने इस अवांछनीय मित्र को अपने साथ क्यों हिलकने देता हूँ। लेकिन जब उसने मेरी तारीफ की घटना सुनाई तो मेरी उदासी भाग गई। लगा कि मुझे पहचानने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मेरा दोस्त पहले दर्जे का पापी था। उसकी बातों से पता चल गया कि वह उसकी खूबसूरत किंवदंती थी। फिर भी मैं खुश हो गया। उसे मेरी इतनी फिक्र तो है कि मुझे गंभीर देखकर वह हंसना चाहता है, मुझे दरवाजे से बाहर निकालना चाहता है। और फिर अकस्मात अपने मुद्दे पर आ गया मेरा दोस्त। उसने मुझसे पूछा, जो कुछ आजकल चल रहा है नई कविता के संबंध में, उसमें अभिरुचि का भी एक रोल है ना? वह काफ़ी हद तक सही बात कह रहा। कविता के बीच के स्टेंजा में, यदि उसे स्टेंजा कहा जाए, तो बातें आवेश के साथ किंतु साफ साफ कह दी गई थी। उस अंश के पूर्व बात रूपक में कही गई थी, अंत में भी एक रूपक से किया गया था। दोनों रूपक अच्छे थे, किंतु मध्य के स्टेंजा में भावना ने खुलकर आवेश के साथ प्रकट होना शुरू कर दिया। खुले खुले धूप भरे गर्म पठार सा वह अंश न केवल बहुत अच्छा था वरन सही भी था। समाज में पाई जाने वाले कुछ अवसरवादी प्रवृत्तियों पर उसमें गहरी चोट की गई थी। बस कविता यहीं कमज़ोर हो गई। अब इसके साथ साथ एक तथ्य और लीजिए। मेरे एक परम प्रिय मित्र ने आजकल में एक लेख लिखते हुए घोषणा की थी कि नई कविता में हृदय के आवेगात्मक चित्रण, जोश और आवेश का विशेष स्थान नहीं है। हो सकता है कि आधुनिक कविता गहरी ना मालूम हो, किंतु वास्तविकता यही है कि उसमें आवेश को स्थान नहीं। आज की कविता बौद्धिक और आत्मीय है। इस वास्तविकता को मैं स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु उसे मैं परिवर्तित ज़रूर करना चाहता हूँ। मैंने अपने सामने बैठे हुए मित्र से कहा और स्वयं कुछ उद्विग्न होकर जोड़ा, इस आवेश को काट देने का खास मतलब है। मित्र ने कहा, बिल्कुल। वह कहता गया, जहाँ आवेश स्वभावतः नहीं है वहाँ आवेश या आवेग लाना बिल्कुल गलत है। पुरानी कविता यही किया करती थी, किंतु जिंदगी में तो आवेश है, आवेग, उद्वेग, चिंता और क्षोभ है। ये उसे निकाल देने वाले कौन होते हैं? मैं सिर्फ मुस्कुराया। बाद में मैंने कहा, भाई, पहली बात, नई कविता आधुनिक भावबोध पर चलती है, स्वीकार है हमें। यहाँ यह मान्यता है कि सबका आधुनिक भावबोध समान है, किंतु यह दुर्घटना सूचित करती है कि आधुनिक भावबोध में वह हिस्सा शामिल नहीं है जो आवेश मूलक है। भावबोध करने वाली दृष्टियाँ इतनी भिन्न भी हो सकती हैं और होती हैं कि अभिरुचि भी भिन्न भिन्न हो जाती है। नई कविता संबंधी एक अभिरुचि मात्र गद्य सह सकती है, लेकिन आवेश गद्य नहीं। दूसरी अभिरुचि नई कविता का विन्यास अपनाते हुए भी आवेश्यार्थ यथार्थ को यथार्थ की संवेदना के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, इसलिए कि जिंदगी में वैसी परिस्थितियां हैं। मेरी ही बात को उसने और अच्छे ढंग से कहना चाहा। उसने कहा, यह आवेश दिल में एक खराश पैदा करता है, एक कड़वाहट भर देता है, इसलिए वह जमता नहीं। ऐसे आवेश को निकाल फेंको, इसलिए कि यह आवेश प्रतीकात्मक रूप से प्रकट नहीं किया गया है। यदि वैसा होता तो सहनीय हो जाता। संपादक को लगा कि यह आवेश व्यक्ति संबद्ध है, व्यक्तिगत है, आत्मीय नहीं। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा? मैंने तर्क से जवाब दिया, इसलिए कि वह बौद्धिक रूप से भद्र नहीं है। इसमें निर्णायक बात बौद्धिकता नहीं, भद्रता है। कविता में किसी गाली का प्रयोग नहीं किया था या कोई अभद्र शैली अपनाई नहीं गई थी। यह भद्रता किसी कस्बे की नहीं, वरन वह बड़ी राजधानियों के कुलीन भद्र बरामदों की सभ्यता के कॉम्प्लेक्सेज शेयर करती है। ये बड़ी बड़ी प्रांतीय राजधानियां जब अब दिल्ली जैसे वर्ल्ड कैपिटल में समा रही हैं, कस्बे शहरों की तरफ खिंचते जा रहे। उसकी यह बात कुछ तो समझ में आई और कुछ नहीं। उसने सिर्फ हाँ हाँ कहा। मैंने अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, नई कविता में दो तबके काम कर रहे हैं। एक वे जो खाते पीते वर्ग के सुशिक्षित लोग हैं, उन्हें खूब अच्छी फुर्सत है, उसका वे सदुपयोग भी करते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकें सुलभ हैं, वे कला कुशल भी हैं। इसके अलावा उनमें से बहुतेरों में वैज्ञानिक दृष्टि भी है। तुम शहर के या कस्बे के अधपढ़ गरीब लोग हो, तुम्हारी परिस्थिति में जीवन का मानवीय यथार्थ रक्ताल है। तुम एक यंत्र चक्र में पिस रहे हो, वहाँ फंसी हुई हालत में तुम मानव संबंध का साक्षात्कार करते हो। तुम में शोभ और शोभपूर्ण यथार्थ के अंकन के प्रति, आवेश के प्रति आग्रह होना स्वाभाविक है। उनमें इस आग्रह को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। तुम्हारे अपने यथार्थ में तुम न्यायपूर्ण संशोधन चाहते हो। उनके लिए यह कार्य उनके जीवन संदर्भ से रहित है।
अपने को पीसने वाली परिस्थितियों और प्रवृत्तियों को उनके नग्न पार्श्विक रंग में पेश मत करो, यह कला नहीं। क्या वे ऐसा खुलकर कहेंगे? हरगिज नहीं। वे मूर्ख थोड़े ही हैं जो सबके क्रोध का भाजन बने। किंतु वे नई कविता के विन्यास के संबंध में जो अभिरुचि अपनाते हैं, वह ऊपर ऊपर से निर्दोष होते हुए भी उसका प्रयोग वे इस प्रकार करते हैं कि उग्रता मूलक आलोचनात्मक कर्म प्रभाव प्रधान भावना रिस्पेक्टेबल न बन पाए, वह सड़क छाप ही बनी रही। अभिरुचि के संस्कार का ठेका उन्होंने ही नहीं लिया। अगर चाहिए तो इसे तुम भी खूब अच्छा निखार सकते हो, किंतु उनकी कला कुशलता की उपेक्षा करना या उस पर अपना स्वयं का अधिकार न करना गलत है। मेरे इस उद्वेग वाक्यों को मेरे मित्र ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ, आपने मेरे दिल की बात कह दी। किंतु वह और भी आगे गया। उसने मुझसे जो कुछ कहा वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस बात को मैं अपने शब्दों में रख रहा हूँ। काव्य सत्य भावना प्रसूत है, परंतु उस काव्य सत्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम उसे केवल काव्य सत्य कहकर नहीं टाल सकते। वह सत्य हमारे व्यक्तित्व से कुछ मांग करता है। मैंने जवाब दिया, हाँ, वी शुड नॉट डेजर्ट आवर ऑन क्लास। हम यदि गरीब मध्य वर्ग में पैदा हुए हैं तो हम उसकी भाव स्थितियों को ज़रूर बताएंगे। प्रश्न विषय का भी है और दृष्टिकोण का भी। हम में से बहुतेरे ऊपर की श्रेणी में मिल गए हैं। वे हमारी भावनाएं प्रकट नहीं करते, कोई दूसरी दृष्टि प्रकट करना चाहते हैं। वह मुस्कुराया और शायद उसकी आंखों के सामने कई ऐसे साहित्यिकों के दृश्य खिले जो स्वयं बहुत गरीब घराने में तो पैदा हुए थे, किंतु अब वे अपनी जन्मधात्री धरती से पराये होकर न ऊपरली श्रेणी की उपलब्धियों के वास्तविक निष्कर्षों में रम सके, न अपने बंधु बांधवों की पीड़ा भरी विवेक दृष्टि ही अपना सके। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। अगर आप मुझे सच कहने की इजाज़त दें तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि व्यक्तियों से मेरा संबंध बहुत अजीब किस्म का है। इसका कारण यह है कि व्यक्तित्व का जो शोषण मैंने अपनी तय कर रखा है, उसका उस विश्लेषण से कोई संबंध नहीं है जो मैंने उस व्यक्ति से बचने के लिए अपने लिए तैयार रखा है। मसलन हमारे एक दोस्त हैं, बहुत साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन अगर आप उनका विश्लेषण करते जाएं तो वे केवल असाधारण प्रतीत नहीं होंगे, वरन उनमें आपकी दिलचस्पी भी बढ़ती जाएगी, एक गहरी वैज्ञानिक दिलचस्पी। हाँ, उनके बारे में सच्ची और सही राय के लिए यह ज़रूरी है कि उनके प्रति देखने की आपकी दृष्टि में कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थ भी ना हो। लेकिन मुझ में तो बहुत तेरे सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थ हैं। इसलिए मैं एक विश्लेषण तो ऐसा तैयार करता हूँ जिसका अंतिम उद्देश्य केवल अपनी आत्मरक्षा तथा उसके संबंध में अपनी दृढ़ता को और भी मजबूत करना है। मैंने जिन मित्र का जिक्र किया, मुझे मालूम है कि अमुक समय अमुक अवसर पर अमुक प्रकार से ये मेरे हनन के इच्छुक होंगे, यानी कि मुझे किसी न किसी गहरी उलझन में डाल देंगे। उन मित्र महोदय ने मुझे एक ज़माने में बड़ी गहरी मदद की है। वे मेरे संकट त्राता रहे हैं। उन्होंने जो मेरी मदद की वह हस्तमल कवतः थी, हाथ का मैल थी। यद्यपि वह मेरे तई महान सहायता के रूप में ही आई, मुझे वह सहायता प्रदान करने की वजह से उन्हें तकलीफ तो कुछ हुई ही नहीं, असुविधा का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब वे, मान लीजिए, मुझे दी गई उस सहायता के फलस्वरूप मुझ पर अधिकार तो क्या, एकाधिकार भाव से कुछ ऐसे सुझाव मेरे लिए वे आदेश हैं दे रहे, जिन्हें अमल में लाना मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन है। वे कह रहे हैं कि मैं साल भर उनके साथ उनके घर पर रहूं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं उनकी मुसाहिबी करूं, बस उनके दरबार में डटा रहूं। उन्हें मेरे समय की कोई कीमत नहीं। कहने को तो उन्होंने यह कह रखा है कि मुझे उनकी बीवी को लॉजिक पढ़ाना होगा। पहली बात तो यह है कि उनकी बीवी कभी लॉजिक पढ़ नहीं सकती। वे इलॉजिक की सीधी सादी मुस्कुराहट है। असल में मेरा पेशा यह होने वाला है कि मैं न सिर्फ पति देव की वरन पत्नी महोदय की भी हृदय गाथाएं सुना करूं। हृदय की गाथाएं एक ऐसा शब्द समूह है कि रात में डरकर नींद से उठ बैठता हूं। इसका कारण है, यह दंपति सारी बातों में एकदम व्यवहारिक है, लेकिन मेरे प्रति आवश्यकता से अधिक भावुक। मैं आया कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे मिठाई का थाल आ गया हो। उनके लेखे मैं बहुत सीधा सादा, बहुत भला भोला, यानी दयनीय रूप से निर्बुद्धू मूर्ख अपने को कैसे कहूँ हूँ। बस यही मेरी सबसे बड़ी विशेषता है। अब उन्हें कैसे कहूँ कि मैं उनसे बचने के लिए कई तरकीब चलता हूँ, कई चालों एक साथ चल जाता हूँ।
मैं वस्तुतः उनसे घृणा करता हूँ, क्योंकि उनके प्यार में एक नाटकीयता है, एक घनघोर आत्मबद्ध भाव स्पष्ट है कि उनकी बीवी को लॉजिक क्या पढ़ाऊँ जब उन्हें देखते ही मेरे सर पर भी लॉजिक सवार हो जाता। मुझे ना मालूम कैसी विरक्ति की मितली आने लगती है। मैं उनसे एकदम दूर और बहुत दूर निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन जब तक मैं इस शहर में हूँ यह असंभव है। फिर मैं यह सोचने लगता हूँ कि आखिर वे मुझे इतना चाहते हैं तो उसमें उनका क्या दोष। वे अपने हृदय की गाथाएं मुझसे नहीं सुनाएंगे तो और किसे सुनाएंगे। यह मेरी महान अहम वृत्ति है कि मैं उनको टालना चाहता हूँ और अपने इस मनोवैज्ञानिक स्वार्थ से प्रेरित होकर मैं उनका विश्लेषण करने लगता हूँ। यह गलत है, असंगत है, स्वार्थ है। फिर भी इस स्वार्थ का एक ऐसा पहलू है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। यदि मैंने उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया तो समझ लीजिए कि मेरी शामत आ गई। मेरे बाल बच्चे, मेरे स्वयं का व्यक्तिगत जीवन, मेरा खुद का लिखना पढ़ना, यानी मैं, यह मैं बेभाव नीलाम हो जाएगा। मैं इतना सस्ता नहीं हूँ। उन्होंने मुझ पर उपकार क्या किया, मेरी सारी ज़िंदगी खरीदने की उन्होंने नैतिक क्षमता पाली, और अब इस नैतिक दृष्टि से उनके अपने फुर्सत के समय मेरी निजी उपस्थिति के उनके अपने अधिकार का वे जो निर्मम प्रयोग करते हैं तो मैं हैरत में रह जाता हूँ। उनकी यह अधिकार भावना मुझे अत्यंत अविवेकपूर्ण मालूम होती, और सिर्फ उसे ही धक्का देने के लिए मैं कल उनके यहाँ नहीं गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नैतिक दृष्टि से प्राप्त अपना अधिकार छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। मैं तैयार नहीं होता। आखिर कमज़ोरी को उचित ठहराने के लिए भी मैं भी तो मनुष्य बन जाता हूँ। इसलिए उनकी मनुष्योचित कमज़ोरी को मैं क्यों न मान कर चलूँ। और जो कमज़ोरी सब मनुष्य में हो सकती है वह कमज़ोरी नहीं बल्कि मनुष्य की प्रकृति का गुणधर्म है। इसलिए व्यक्तित्व के विश्लेषण का कोई दूसरा रूप होना चाहिए। मेरा अनुभव ये बतलाता है कि साधारणतः व्यक्तित्व का विश्लेषण करते समय विश्लेषण अपनी प्रकृति और स्वभाव का अधिक प्रयोग करता है। यह स्वाभाविक ही है, किंतु सुनने वाले की दिलचस्पी उसके विश्लेषण में न बढ़कर उस विश्लेषणकर्ता की प्रकृति स्वभाव से ज़्यादा बढ़ जाती है। यह होता है, आपने भी इसका अनुभव किया होगा। तब बड़ा मज़ा आता है। विश्लेषणकर्ता के विश्लेषण से अधिक जहाँ विश्लेषणकर्ता स्वयं महत्वपूर्ण बन जाए वहाँ मनुष्य स्वभाव का क्या कहना। इसलिए मैं कहता हूँ, विश्लेषित और विश्लेषक के बीच जो विचित्र और विशेष मानव संबंध होते हैं उनकी विचित्रता और विशिष्टता मेरी जिज्ञासा का विषय होने के कारण मैं साधारणतः लोगों के विश्लेषणों पर अधिक विश्वास नहीं कर पाता। इससे अच्छा तो यह है कि विश्लेषित और विश्लेषक के बीच मानव संबंधों के संदर्भ में ही विश्लेषित और विश्लेषक का भी अध्ययन हो। कुल मिलाकर मैं अपने को बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्थिति में पाता हूँ, क्योंकि मैं भी विश्लेषक हूँ और विशेष मानव संबंधों के आधार पर ही विश्लेषण करता हूँ। तब मैं अपने से पूछता हूँ कि क्या मानव संबंध रहित होकर, यानी अपने से ऊपर उठकर व्यक्तित्व विश्लेषण संभव है। मात्र तर्क कहता है यह बिल्कुल संभव है। मनुष्य अपने से परे जा सकता है, वह जाता भी है, गया भी है और जाएगा भी। विशेष प्रकार से प्राप्त अनेक तथ्यों का संग्रह कर वह अवश्य व्यक्तित्व विश्लेषण कर सकता है, और उसने किया भी है तथा वह करता भी जाएगा। किंतु उसका विश्लेषण सही ही है, इसका क्या प्रमाण, इसकी कौन सी कसौटी है। क्या वह छाती पर हाथ रखकर यह कह सकता है कि उसका विश्लेषण एकदम सत्य है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मेरे पास ऐसी किसी कसौटी का अभाव है। हाँ, अपने अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि अमुक अमुक निर्णय में सत्यांश है, खूब, काफ़ी और डटकर। लेकिन मेरे अपने अनुभव को ही मैं सत्य की कसौटी नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे किसी भी अनुभव का एक हिस्सा मेरे अपने प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। हाँ, यदि यह अनुभव सार्वजनिक हो, आम हो, तो उसमें सत्यता की मात्रा बढ़ जाती। फिर भी अनुभव को अंतिम कसौटी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह देश काल निर्मित है। सोक्रेटिस को बहुत बुरा आदमी कहकर ही फांसी दी गई थी, और उनके शहीद अपने ज़माने में बहुत बुरे बनकर ही मरे। मैं इस पूरी उलझन को पूरी तरह सुलझाना नहीं पाता। यह कठिन है, और इसलिए मैं अपने किसी विश्लेषण को अंतिम मानने से इनकार करता हूँ। पता नहीं क्यों लोग स्वयंकृत विश्लेषण पर जितनी दृढ़ आस्था और निष्ठा रखते हैं वे मुझे बड़ी ही अविवेकपूर्ण मालूम होती। इसके विपरीत मैं स्वयं भी जो वैज्ञानिक व्यक्तित्व विश्लेषण किया रखता हूँ वह मुझे समाधान और संतोष नहीं देता। देखिए ना, व्यक्तित्व के न मूल कितने ही पहलू हैं।
व्यक्तित्व के ना मालूम कितने ही पहलू हैं जो मुझसे छिपे हुए हैं, जैसे पंखुड़ी के भीतर पंखुड़ी अथवा प्याज की परतों के अंदर परतें। फिर व्यक्तित्व का जो रूप आज हमें दिखाई देता है कहाँ तक स्थायी है हम नहीं कह सकते। तीसरे, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तित्व के निर्माण की कार्य कारण परंपरा का यदि अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि व्यक्तित्व निर्माण में चेतन मन का रोल बहुत ही कम होता है और उससे कम रोल संकल्प शक्ति का। दोनों के रोल निस्संदेह कम होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि उन्हीं के कारण मनुष्य मनुष्य है। फिर भी आप जिसे व्यक्तित्व या चरित्र कहते हैं वे चेतन काम के बहुत बाहर की चीज़ है, मानो हीरे को धारण किए हुए एक शिला। आत्म साक्षात्कार बहुत आसान है, स्वयं का चरित्र साक्षात्कार अत्यंत कठिन। मैं अपना चरित्र साक्षात्कार नहीं करता, लेकिन अन्यों का चरित्र विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ। और मैं जब उनके सम्मुख इस प्रकार विश्लेषण करने बैठ जाता हूँ तब उन्हें आघात होता है, इसलिए कि उनका चरित्र उनकी आंखों से ओट है। और जब वे मेरा चरित्र विश्लेषण करने लगते हैं तब मैं भी क्रुद्ध हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा चरित्र भी मेरी आंखों से ओट है। मतलब यह है कि हम आंखों से ओट अपने कानों का शिकार किसी को करने देना नहीं चाहते। यह चरित्र आत्मनिर्मित तथा परिस्थिति निर्मित होने के कारण हम निर्णायक महत्व आत्म तत्व को दें या परिस्थिति को, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब संतोषजनक और समाधान कारक रूप से अब तक नहीं दिया जा सकता। वैसे भी पहले मुर्गी आई कि अंडा, इस प्रश्न का उत्तर समाधानकारी रूप से कहाँ मिला है। आत्म पक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो अंग हैं और इन दोनों में ऐसे गहरे अंतर संबंध हैं जिनका सही सही पूरा ब्यौरा देना नामुमकिन है। इसलिए साहित्य मनुष्य के आंशिक साक्षात्कारों के बिंबों की एक मालिका तैयार करता है। ध्यान रहे कि वह सिर्फ बिंब मालिका है और उसका सारा सत्यत्व और औचित्य मनुष्य के जीवन या अंतर जगत में स्थित है, चूँकि सभी मनुष्य के अंतर जगत होते हैं, इसलिए उनके औचित्य और सत्यत्व की अनुभूति सार्वजनीन होती है। लेकिन ध्यान रहे कि अनुभूति का होना सत्यत्व की कसौटी नहीं, और हम साहित्य में रम भले ही जाएं, उसमें हमें सत्य नहीं, सत्य का एक पर्सपेक्टिव, एक दिशा, दृश्य, डायमेंशन, एक आभास ही मिलेगा, एक रोशनी ही मिलेगी, सिर्फ एक रोशनी। सत्य का प्रकाश सत्य से भिन्न है। साहित्य में प्रकाश ही प्रकाश है, किंतु हमें प्रकाश में सत्यों को ढूंढना है। हम केवल साहित्यिक दुनिया में नहीं, वास्तविक जीवन में रहते हैं, इस जगत में रहते हैं। साहित्य पर आवश्यकता से अधिक भरोसा रखना मूर्खता है। मतलब यह है कि हमारी इतनी बड़ी विवशताएं हैं कि हम व्यक्तित्व या चरित्र के वैज्ञानिक विश्लेषण पर 100% भरोसा नहीं रख सकते। हमें नहीं रखना चाहिए। फिर भी मनुष्य के पास वैज्ञानिक बुद्धि है, तटस्थ भाव भी है और इसका अनवरत प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ तक बने अपने से परे होकर इस प्रकार का वैज्ञानिक विश्लेषण जरूरी भी है और मनुष्य उसे करता भी। किंतु यदि उसकी सीमाएं समझ ली जाएं तो हम व्यर्थ के राग द्वेष और व्यर्थ की शत्रुताओं से बच जाते हैं, साथ ही आत्मरक्षा भी कर लेते हैं। और यदि तटस्थ निर्मल भाव से किया गया वैज्ञानिक विश्लेषण काफ़ी से सत्यांश भी प्रकट करता तो व्यक्ति पर हमारा अधिकार भी बढ़ जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है, व्यक्तित्व का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता। एक तो केवल विबुद्ध आत्महित के भाव से और दूसरे सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्वार्थों से हटाकर। यदि हम अपने जीवन को एक उपन्यास समझ लें और हमारे जीवन में आने वाले लोगों को केवल पात्र, तो ज़्यादा युक्तियुक्त होगा और हमारा जीवन भी अधिक रसमय हो जाएगा। लेकिन यह सब मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए कि आज की ज़िंदगी कुछ यूँ है कि उसमें एक दूसरे को लेकर बहुत जहर उगला जाता है। जितनी निष्ठा व्यक्तित्व विश्लेषण में बताई जाती है, उतना ही वातावरण अधिक कड़वा हो जाता है। लगता है कि लोगों को मिथ्या विश्लेषण की आदत पड़ गई। यह बौद्धिक व्यवहार अहंकार का एक बड़ा भारी विक्षेप हो गया है। ऐसा क्यों? मध्यवर्गीय लोगों में बैठे ठाले का यह मज़ेदार रोग उस ठसपने को बताया है जो उनके हृदय में व्याप्त है। वे आपसे इस प्रकार के विश्लेषण में जितनी घनघोर आस्था प्रकट करते हैं, उतनी ही अनास्था मनुष्य के विकास में होती जाती। मैं अपनी अनास्था से शुरू होकर आस्था में आ जाता हूँ, वे आस्था से शुरू होकर अपने अनजाने ही या जानते में भी मात्र शुद्ध अनास्था में विलीन होने लगते हैं। यह अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं अपने वैज्ञानिक चरित्र विश्लेषण को केवल काम चलाओ कार्यकारी मान्यता के रूप में ही ग्रहण करने की तायद करता हूँ,
क्या ये गलत है? यदि ये सही है तो मैं अपने उपकारी मित्र और उनकी पत्नी महोदया के प्रति क्यों ना उन्मुख रहूं? ज़रूर मैं उनकी बीवी को लॉजिक पढ़ाऊं, लेकिन उस महिला को लॉजिक पढ़ाने की याद आते ही मैं अपनी ही इस ताइद को भूल जाता हूँ और उनके बारे में जो मैंने राय बना रखी है वह सिर्फ काम चलाऊ कार्यकारी मान्यता हूँ। मेरी सांस फूलने लगती, मानो मुझे विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा। आखिर मैं अनुभवों को कैसे झुठलाऊं? उनके बिना तो ज्ञान असंभव है। इन्हें अनुभवों के द्वारा ही मुझे दुनिया की पहचान होती है। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि इस अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना और अज्ञान प्राप्त करना मेरी योग्यता पर मुझसे संचित ज्ञान तत्वों पर ही निर्भर है। ज्ञान से ही ज्ञान खींचता है, अज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, ज्ञात से ज्ञात की ओर जाना एक गोल गोल वर्तुल में घूमना हुआ। इसीलिए मैं लॉजिक पढ़ाने के अनुभव के दौरान इस बात का ध्यान रखूंगा कि आगे चलकर मुझे इस व्यक्तित्व के बारे में कौन सा नया ज्ञान यानी अज्ञात का ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन मुझे अज्ञात से डर लगता है, ना मालूम कौन सा अज्ञात अब मेरा इंतज़ार कर रहा है। और मैं यह मानने के लिए प्रवृत्त हूँ कि हर तरह के अज्ञात के प्रति आकर्षित होना बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं इस दुनिया में पड़ा रहता हूँ कि मुझे इल्हाम होता है। इल्हाम के बगैर इस हम लोगों का चल नहीं सकता। वह यह है कि अपने ज्ञान की सीमाएं और उसकी विवशताएं समझो और इसलिए अन्य को संदेह का फ़ायदा दो, किंतु साथ ही इन विवशताओं से पराजित होने की आवश्यकता नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का कार्यक्रम बना डालो, डरो नहीं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने से ही ज्ञान की विवशताएं टूटती रहेंगी, उनकी सरहदें टूटती रहेंगी। लेकिन जिस दिन से आप केवल ज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, उस दिन आप केवल अपनी ही कील पर अपने ही आसपास घूमते रहेंगे। यह अच्छा नहीं, इसलिए आपको ज्ञात अज्ञात से डरने की ज़रूरत नहीं। एक बार अज्ञात के हिस्से को ज्ञात बना लेने पर पहले का ज्ञात भी कुछ नया रूप धारण करेगा। उसको यह नया रूप धारण करने दो, इस क्रिया में बाधा मत डालो।